आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द GTPALS। ठीक है, तो GTPALS क्या होता है इन शॉर्ट हम समझेंगे, क्योंकि आप कई बार इसको पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। बट जैसा कि पता है आपको, इस वन शॉट सीरीज में हम क्या डिस्कस करते हैं, पूरे इन शॉर्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को और फटाफट से इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करते हैं, जिसमें हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखते, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखते, टू द पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में हम पूरे टॉपिक्स को समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में GTPALS यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग बाय GTPALS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैरिटी का मतलब क्या होता है, कितने वीक्स तक कंसीडर करना है, सारी चीजें, सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हो, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग बाय GTPALS, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी अबाउट द पैरिटी, क्योंकि पैरिटी, इस P का मतलब पैरिटी नहीं होता है, इस P का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रीटर्म। तो समझते हैं सबसे पहले GTPALS का फुल फॉर्म, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि GTPALS का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर हम इसके मीनिंग्स को भी समझेंगे कि GTPALS का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है G का मतलब क्या होता है डियर, ग्रेविडा। ग्रेविडा। T का मतलब होता है टर्म प्रेगनेंसी। कितनी प्रेगनेंसी ऐसी थी जिसने टर्म पे बच्चा, जो लास्ट प्रेगनेंसी में बेबी हुआ है वो टर्म पे हुआ है या फिर प्री टर्म पे बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा टर्म पे पैदा हुआ है या फिर प्री टर्म में ही पैदा हो गया। ठीक है, ए से क्या होता है, एबॉर्शन, और इसी एबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, मिसकैरेज। एल से क्या होता है, लाइव चिल्ड्रंस। इस एल का मतलब यहाँ पे है लाइव चिल्ड्रन एट प्रेजेंट। इस टाइम पे उसकी फीमेल के पास कितने जिंदा बच्चे हैं वो लाइव बर्थ में यानी कि एल में काउंट किया जाता है। और एस का मतलब होता है भाई स्टिल बर्थ। एल का मतलब क्या होता है, सॉरी, एस का मतलब क्या होता है, स्टिल बर्थ। और पैरिटी, जैसा कि मैंने बोला, इन सबको पढ़ने के बाद मैं आपको पैरिटी या फिर उसे पैरा भी बोला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैरिटी को ही हम और क्या बोलते हैं, पैरा भी बोलते हैं, जिसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं GTPAL का मतलब क्या होता है। G का मतलब होता है ग्रेविडा, और इस ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर सीधा आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग। टोटल नंबर ऑफ कंसीविंग यानी कि एक फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार कंसीव किया है, चाहे एबॉर्शन हो गया हो, चाहे बच्चा पैदा हुआ हो या ना हुआ हो, स्टिल बर्थ हुआ हो, मर गया हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर फीमेल ने कंसीव किया है तो वो सब जी में काउंट होगा। और एक चीज और याद रखना, ग्रेविडा में प्रेजेंट की प्रेगनेंसी को भी काउंट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी काउंटेड इन जी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को रहता है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी काउंटेड इन ग्रेविडा। जी में इसे काउंट किया जाता है, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा गलती होती है। तो इसमें हम टर्म को समझते हैं, जहां पे G0 लिखा है, G1 लिखा है, G2 एंड G3 लिखा है, तो इसे किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अगर किसी फीमेल का ये लिखा हुआ है कि ये ग्रैंड मल्टीग्रेविडा है तो इसका मीनिंग क्या है। तो भाई हम समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। जैसे G0 होगा, इसका मतलब है नल्ली ग्रेविडा फीमेल, कि ये अभी से पहले, यानी कि ये फीमेल एक बार भी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, इसने आज तक कंसीव किया ही नहीं है, तो वो नल्ली ग्रेविडा फीमेल होगी। अगर कोई पहली बार मां बन रही है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा। पहली बार मां बन रही है तो क्या बोलते हैं, प्राइमी ग्रेविडा। G2 एंड G3 का मतलब होता है मल्टी ग्रेविडा फीमेल, यानी कि पहले मां बन चुकी है, मल्टी ग्रेविडा फीमेल की कैटेगरी में आती है। अगर कोई फोर्थ टाइम्स या 4 से ज्यादा टाइम्स प्रेग्नेंट होता है तो उसी फीमेल को हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। क्या बोलते हैं, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा फीमेल। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा फीमेल, समझ में आया कुछ, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा फीमेल हम इसे बोलते हैं। तो ये है ग्रेविडा का मतलब, ये है ग्रेविडा का मतलब, समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं T से समझते हैं। भाई T का मतलब क्या है, टर्म प्रेगनेंसी, और P का मतलब क्या है, प्री टर्म प्रेगनेंसी। तो इस स्लाइड पे हम GTP को समझेंगे। G समझ चुके हैं, T और P को समझेंगे। T का मतलब है टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी फीमेल ने इससे पहले अगर बच्चे को 37 वीक्स, इफ द प्रेगनेंसी क्रॉसेस 37 वीक्स और मोर देन 37 वीक्स, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी
इससे पहले जो फीमेल को बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो 37 पे हुआ है या 37 के बाद हुआ है तो उसे टी में काउंट किया जाता है। बस समझते चले जाओ। पी से होता है प्री टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि इससे पहले जो फीमेल के बच्चा पैदा करने की हिस्ट्री है, क्योंकि हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं, इससे पहले जो फीमेल को बच्चा पैदा हुआ है वो कितने पे हुआ है? लेस देन 37 वीक्स ऑफ जस्टेशन, यानी कि 37 वीक से पहले अगर फीमेल को बच्चा पैदा हो गया है तो यानी कि वो पी में काउंट किया जाएगा, प्रीटर्म प्रेगनेंसी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जीटीपी हो गया। अब हम समझते हैं ए, जीटीपी ए और एल। ए का मतलब होता है एबॉर्शन। ए का मतलब क्या होता है? एबॉर्शन। और इसी एबॉर्शन को क्या बोला जाता है डियर? मिसकैरेज। इसी को क्या बोला जाता है? मिसकैरेज। और एल से क्या होता है? लाइव चिल्ड्रन, लाइव चिल्ड्रंस एट प्रेजेंट, कि इस टाइम पे एट प्रेजेंट फीमेल के पास कितने लाइव चिल्ड्रंस हैं। समझ में आया? लाइव चिल्ड्रंस एट प्रेजेंट यहां पे फीमेल को करना है। तो एल का मतलब, ए का मतलब सब समझ में आ गया। इससे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है? टर्म प्रेगनेंसी। पी का मतलब क्या होता है? प्री टर्म प्रेगनेंसी। और इससे भी पहले हमने पढ़ा था जी यानी कि ग्रेविडा। तो यहां से हम समझते चले जाएंगे। ग्रेविडा, ग्रेविडा क्या है? टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी, एबॉर्शन एंड लाइव चिल्ड्रंस एट प्रेजेंट। तो एबॉर्शन को समझते हैं। एबॉर्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यानी कि मिसकैरेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई फीमेल है जिसका बच्चा 20 से 22 वीक से पहले, अब कहीं पे आपको 20 मिलेगा, कहीं पे आपको 22 वीक्स मिलेगा। अगर आप फॉरेन की बुक्स पढ़ रहे हो, अगर आप बाहर की बुक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि वहां एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां कम जो बच्चा प्री मेच्योरली या फिर हम बोल सकते हैं कम एज में 22 वीक्स पे भी पैदा हुआ है तो उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। बट मैं इंडिया की बात करूं, WHO के अकॉर्डिंग बात करूं, वैसे WHO कभी भी वीक्स की पुष्टि नहीं करता है, ये नहीं बोलता है कि इतने वीक्स में है। WHO हमेशा कहता है इफ द वेट ऑफ द फीटस इज लेस देन 500 ग्राम देन इट्स कॉल्ड एज एबॉर्शन। तो यहां पे एबॉर्शन इफ द फीटस या एम्ब्रियो टर्मिनेट, इफ द एम्ब्रियो और फीटस टर्मिनेट बिफोर 22 वीक्स ऑफ जस्टेशन, और कहीं पे मैंने बोला है 20 वीक्स ऑफ भी मिलेगा अगर आप बाहर कंट्री के लिए जा रहे हो, वहां के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा इफ एम्ब्रियो और फीटस टर्मिनेट बिफोर 22 वीक्स और 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन, 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये WHO, आप बोलोगे मैम WHO का बता दो, हमेशा यही क्वेश्चन होता है, तो WHO के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूं। WHO कहता है सॉरी WHO हमेशा कहता है कि इफ द फीटस और एम्ब्रियो टर्मिनेट एंड द वेट ऑफ एम्ब्रियो और फीटस इज लेस देन 500 ग्राम्स देन इट्स कॉल्ड एज एबॉर्शन और मिसकैरेज। ये है एक्चुअल डेफिनेशन। तो एबॉर्शन आपको पता चल गया, या तो बच्चे फीटस का वेट दिया हुआ है और टर्मिनेट हो गया है, या फिर वीक्स में दिया है और टर्मिनेट हो गया है, तो आप इसे किस में कंसीडर करोगे? एबॉर्शन में, कि हाँ प्रेगनेंसी 16 वीक पे, 18 वीक्स पे, 10 वीक्स पे जो है टर्मिनेट हो गया है, देन इसको हम एबॉर्शन में काउंट करेंगे, ए में काउंट करेंगे। फिर आता है लाइव चिल्ड्रन एट प्रेजेंट। अभी इस टाइम पे जब फीमेल हिस्ट्री दे रही है तो डॉक्टर्स पूछेगा जिंदा बच्चे कितने, टोटल बच्चे अभी आपके पास कितने हैं, 3 बोल रही है, 4 बोल रही है, जो भी है, ठीक है, तो वो टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे। ये एल का मतलब होता है, ये एल का मतलब होता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस। एस का मतलब होता है स्टिल बर्थ। एस का मतलब क्या होता है डियर? स्टिल बर्थ। और इससे हमें पूरा GTPAL समझ में आ जाएगा कि GTPAL क्या है, क्या कहना चाह रहा है, सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। स्टिल बर्थ का मतलब होता है इफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेट आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जस्टेशन, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला कि क्योंकि इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बोलते हैं आफ्टर द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी पीरियड के बाद अगर कोई बच्चा डेड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ बोलते हैं। चाहे वो एंटीनेटल मतलब हो, इंट्रानेटल में हो, कैसे भी हो, यानी कुछ बच्चे कुछ ऐसा सोचते हैं कि बच्चे पैदा होते टाइम डेड हो गया हो या पहले डेड हो गया हो, वो स्टिल बर्थ में ही आता है। यानी कि इफ द बेबी नॉट शोज एनी एविडेंस ऑफ लाइफ,
लाइक हार्ट रेट, बीपी, कुछ भी बच्चे में नहीं आ रहा है तो उसी बच्चे को क्या बोला जाता है? स्टिल बर्थ बोला जाता है, स्टिल बर्थ बेबी बोला जाता है। समझ में आया? क्लियर है? तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज के लिए पढ़ रहे हो, बाहर के लिए पढ़ रहे हो, तो आप वाइबिलिटी पीरियड को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। यानी कि WHO पहले 24 बोलता था, अभी 22 टू 24 वीक्स जो है वो WHO के अकॉर्डिंग है, कि हाँ इतना जो है वाइबिलिटी पीरियड होना चाहिए। और आपको पता है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से इतने 22 वीक्स के बच्चे को भी बचाया जा सकता है, इसलिए उनके लिए वाइबिलिटी पीरियड 22 वीक्स है। तो ये सिंपल सी बात है। WHO 24 वीक्स बोलता है और इंडिया में 28 वीक्स है, क्योंकि 90% सर्वाइवल के चांस 28 वीक्स के बाद ही होते हैं इन इंडिया। ठीक है, तो स्टिल बर्थ में हम क्या लिखेंगे? जल्दी से जल्दी बताएंगे। स्टिल बर्थ में हम क्या लिखेंगे? इफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेट आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, if the pregnancy terminate, sorry, if the pregnancy या if the fetus dead, if the fetus dead आफ्टर, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए मैं बता रही हूं, इफ द fetus dead आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, या फिर बेस्ट हमारे लिए आंसर क्या होगा? इफ द fetus dead आफ्टर द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी, after the periods of viability, if the fetus death after the periods of viability। और फिर से अगर हम वेट के अकॉर्डिंग इसे पढ़े, if the weight of the fetus is more than 500 grams, क्योंकि 500 से कम पे अबॉर्शन हो जाएगा, 500 से ज्यादा होगा तो स्टिल बर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बोला? इफ द fetus dead आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, इफ द fetus dead आफ्टर द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी, इफ द fetus dead and the weight of the fetus is more than 500 grams, then it's considered as still birth। तब हम इसे बोलते हैं still birth। या if the fetus not shows, फीटस लिख सकते हो, और इसे आप पैदा अगर हो रहा है, कर रहे हो, तो बेबी लिख सकते हो। इफ द फीटस और बेबी नॉट शोज एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ लाइफ का मतलब वही है, हार्ट रेट है, बीपी है, पल्स रेट है, एक्सेट्रा सारी चीजें, कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चे में। इफ द बेबी नॉट शोज एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, देन इट्स कॉल्ड एज स्टिल बर्थ। जब हम बच्चे को मां से सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तब उस बच्चे में हार्ट रेट, बीपी जैसी कोई भी चीज नहीं है, बच्चा एकदम मरा हुआ पैदा हुआ है, तो उसे स्टिल बर्थ बोला जाएगा। तो ये है आपका GTPAL और S, सबका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पैरिटी। लास्ट में हम पैरिटी पढ़ेंगे, एंड दिस पैरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरा। इसी पैरिटी को और क्या बोला जाता है? पैरा भी बोला जाता है। तो समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी एंड पैरा। देखो, पैरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। ये प्रीवियस लिखने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंट की प्रेगनेंसी को भी पैरा में काउंट कर लो। प्रेजेंट की प्रेगनेंसी कभी भी पैरा में काउंट नहीं होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी क्रॉसेस द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी और 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। देखो, अब आप बोलोगे मैम आपने पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी में 22 वीक्स क्यों मेंशन किया? क्योंकि ग्लोबली और इंटरनेशनली ये बोला जाता है, WHO भी अब 24 नहीं 22 कह रहा है कि 22 वीक्स तक के बच्चे को क्या करना है? एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से बचाया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी, जिसमें मैंने बोला 90% चांस इंडिया में 28 वीक्स के बाद बच्चों को बचाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 22 वीक्स का बच्चा पैदा होकर बच नहीं रहा है, बच रहा है। ठीक है, वाइबिलिटी पीरियड हमने बोला है। अब बच्चा कितना वाइबल रहता है, कहां पे रहता है, वो एक अलग है। लेकिन जब भी आप पैरिटी या पैरा पढ़ते हो, यहां पे ये मत समझना कि भाई इंडिया में ये, वहां पे ये नहीं। यहां पे आप बोल सकते हो व्हेन द प्रेगनेंसी क्रॉसेस 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन देन इट्स कॉल्ड एज पैरिटी। तब से हम उसको पैरिटी और पैरा बोल दें लग जाएंगे। पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी लाइन मुझे लगता है यहाँ पे हटा देना ही बेस्ट रहेगा, कि आप पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी को हटा दो, सीधा लिख लो व्हेन द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉसेस द 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन देन इट्स कॉल्ड एज पैरिटी और पैरा। पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि आप अंडरस्टैंड हो जाओ कि हाँ ये वाइबिलिटी पीरियड के अकॉर्डिंग होता है कि 22 वीक्स पे बच्चा वाइबल हो जाता है।
ठीक है, अब वो बचाया नहीं जा रहा है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, जहां पे है वहां पे बच रहा है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन 22 वीक्स अगर किसी बच्चे ने फीटस ने क्रॉस कर लिया है तब उसे हम पैरा काउंट करेंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चंस था और मैंने बहुत सारी क्वेरीज देखी थी कि मैम अगर हमारी प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चा स्टिल बर्थ हुआ है, यानी कि जब पैदा हो रहा था तब मर गया है, तो क्या हम उसको पी में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, या सॉरी पी में नहीं पैरिटी में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। देखो प्रीटर्म में टर्म में वो काउंट नहीं होगा, वो एस में काउंट होगा, GTPALS में से वो एस में काउंट होगा और वो पैरिटी में भी काउंट होगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो बच्चों को था और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखे हैं जो कि बच्चों ने गलती भी की है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया GTPALS तक तो वो सही निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पैरिटी इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, उसे स्टिल बर्थ में तो काउंट कर लेते हैं लेकिन उसे पैरिटी में काउंट नहीं करते हैं। भाई पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी यानी 22 वीक्स को अगर बच्चा क्रॉस करके मरा है, समझ में आ रहा है, स्टिल बर्थ में अगर आप उसे काउंट कर रहे हो तो वो पैरिटी में काउंट होगा। नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी क्रॉसेस 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन क्रॉसेस द पीरियड्स ऑफ वाइबिलिटी। मैंने ये नहीं बोला कि मर गया तो कंसीडर पैरिटी में नहीं होगा, मर गया है तो टी और पी में काउंट नहीं होगा, यानी टर्म और प्रीटर्म प्रेगनेंसी में काउंट नहीं होगा, स्टिल बर्थ एस में काउंट होगा और यहां पैरिटी में ये काउंट होगा। याद रखना इस चीज को, और ये ट्रिक एंड ट्रिप्स समझ लोगे तो GTPAL जैसे क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करोगे, हमेशा इसमें से पूरे पूरे नंबर लेकर जाओगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी होता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टाइम थोड़ा सा हमें निकालने में लगता है पढ़ने में, लेकिन यहां हम एकदम फिक्स, हम श्योर होते हैं कि हमारा एक नंबर तो फिक्स है, गलती का कोई चांस नहीं है। वो कब होगा, जब हम इसको समझेंगे, हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। और आप एक मिडवाइफरी नर्स हो तो आपको ये निकालना आना चाहिए, और हमारे नर्सिंग एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पैरिटी और पैरा क्या होता है। देखो पैरिटी या पैरा, पैरिटी या पैरा, इसे भी सेम इसी तरीके से मेंशन किया जाता है जैसे मैंने जी बताया, P0 है, P1 है, P2 एंड P3 है, P4 और मोर है, तो इसे किस नाम से बोला जाएगा ये भी आप यहाँ पे लिख देना। P0, 1, 2, 3 एंड 4 और मोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है नल्ली पैरस फीमेल, नल्ली पैरा। ठीक है, इसका मतलब है प्राइमी पैरा, पहली बार वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया है। 2 और 3 का मतलब होता है मल्टी पैरस फीमेल, कई बार बच्चे वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं, मल्टी पैरा फीमेल या मल्टी पैरस फीमेल, और इसे हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टी पैरस, मतलब लाइन ही लगा दी है, ग्रैंड मल्टी पैरा फीमेल। अरे भाई लाइन ही लगा दी है तब ग्रैंड मल्टी पैरस फीमेल हो जाएगी कि कई बार बच्चे ने वाइबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया है। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा इन शॉर्ट टॉपिक GTPALS एंड पैरिटी। आई थॉट मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, और आप जब जहां से भी क्वेश्चंस निकालना चाहते हो खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां से आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं। अगर आपने इतना अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं श्योरली बोल रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को सही से निकालोगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इन शॉर्ट जो चीजों को हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो इसी टाइप से हम छोटे छोटे टॉपिक से आपकी चीजों को रिवाइज करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।